हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो उम्मीद है आप सभी हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 8th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4। कल हमने चैप्टर नंबर 3 किया था। आज ये नेक्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग लॉ की, जो कानून होते हैं उनकी समझ कि सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा अपने पास्ट में ध्यान लगाएंगे कि जो भी हमने लेसन किए हैं, ठीक है, जो भी पिछले दिनों में हमने लेसन जितने भी हमने पॉलिटी के लेसन पढ़े हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि उसमें ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जो नागरिक हैं उनके जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं या फिर उनके समानता की बात की गई है या फिर पार्लियामेंट, जितनी भी हमने बातें पढ़ी हैं तो हमें उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो उसमें कानून की बात बड़ी आई कि किसी भी पर्सन को, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, भीमराव अंबेडकर, रोजा पार्क्स और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जैसे कि पंडिता रामाबाई, तो इन्होंने लड़ाई लड़ी किस चीज़ के लिए? वैसे मेन जो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो अगर हम देखें तो वो कुछ समानता के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और वो समानता का जो संबंध है वो किससे है? वो कानूनों से है, क्योंकि हमें कानूनों ने ही बहुत सारी समानताओं जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, कि कोई किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, ये हमें कानूनों की वजह से ही ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया है। जैसे कि अगर आप डेली लाइफ में देखें तो जैसे कि आपको एक कानून मिलेगा एज ऑफ मैरिज, कि आप इतनी एज से पहले, जैसे कि कोई बॉय है, ठीक है, मेल पर्सन, वो 21 की एज से पहले वो शादी भी नहीं करवा सकते, ठीक है। और गर्ल्स की मिनिमम एज कितनी रखी गई है? 18 रखी गई है। अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। तो इसी तरह आपको वोट देने का भी अधिकार है। अब ऐसा नहीं है कि आप 17 साल की उम्र में वोट देने लग जाएंगे, आपकी उम्र है कि आप 18 साल से पहले आप वोट नहीं दे सकते। तो इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी है खरीदना चाहते हैं तो इसी तरह इन सभी चीज़ों के लिए हमें लॉ बनाए गए हैं हमारे लिए। तो ये लॉ हमने कल ही पढ़ा था कि लॉ बनाए कहाँ जाते हैं? ये लॉ पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों की सहमति से ये दोनों लॉ बनाकर भेज देते हैं, बिल बनाकर, फिर वो बाद में जो राष्ट्रपति होते हैं उन पर साइन करते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तब जाकर वो लॉ बनता है। तो अंडरस्टैंडिंग लॉ की हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमें ये इन जो कानून हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। सो ये कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डू लॉ अप्लाई टू ऑल, कि ये जो कानून है ये क्या सभी पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह ये अप्लाई होते हैं सभी पर। सो अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इन टू हाइडिंग because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed। कि एक पर्सन है यहाँ पर जो कि सरकारी अधिकारी है, ठीक है, जो उसका बेटा है उसने कोई शायद क्राइम किया होगा, ठीक है। तो जो जिला अदालत थी, जिला अदालत ने उसको 10 साल की सज़ा सुना दी। तो वो क्या करता है कि उसने अपने बच्चे को कहीं छुपाने में, भगाने में उसने मदद कर दी। तो क्या ये सही बात है कि अगर वो ऐसा काम करता है, क्या वो ऐसा कर सकता है? क्योंकि वो अमीर है, सरकारी अधिकारी है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर वो ऐसा करेगा तो आपको नहीं लगता कि ये जो कानून है, कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? कि जो पर्सन है, जैसे कि हमारे कानून जितने भी बनाए गए हमारे संविधान में, वो सभी कानून अमीर गरीब सभी के लिए समान है। चाहे वो एक कर्मचारी ने कोई कानूनों का उल्लंघन किया हो, कोई क्राइम किया हो, या फिर कोई प्रेसिडेंट ने, जैसे राष्ट्रपति ने अगर कोई नियम कानून तोड़ा है तो उसको सेम सज़ा होगी। तो ये क्या है? ये हमें समानता प्रदान करता है। तो ऊपर वाला जो केस हमने पढ़ा उससे हमें देखने को क्या मिलता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो भी हमारी संविधान सभा है, यहाँ पर सभी लोगों ने क्या किया हुआ है? एग्रीड है, सहमति जताई हुई है कि जो ये पावर है, ठीक है, इनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मनमानी से इनका जो उपयोग है वो नहीं किया जाएगा आज़ाद भारत में। तो इसके लिए बहुत सारे जो प्रावधान है वो बनाए गए हैं हमारे संविधान में। हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में बहुत सारे उसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे कि बहुत सारे रूल ऑफ लॉ हैं कि किसी के साथ भी जो सभी पर्सन है, वो आर्टिकल हमारे 14 में दिया हुआ है ना, कि जो सभी पर्सन है वो कानून के सामने समान है। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ये सभी हमें इक्वालिटी बिफोर इक्वालिटी देते हैं, ठीक है। ये हमें सभी क्या करते हैं? इक्वालिटी देते हैं, समानता का अधिकार ये देते हैं। तो जो हमारा कानून है, जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 15, ये आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन किस बेसिस पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, कि उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स, द रूल ऑफ लॉ मीन्स का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ मीन का ये मतलब होता है कि जो भी कानून है वो अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि ये सभी कानून
सभी सिटीजन्स पर, ये जितने भी कानून हैं सभी सिटीजन पर समान रूप से क्या होते हैं, लागू होते हैं। कोई भी इन कानूनों को नहीं तोड़ सकता, अगर वो तोड़ेगा तो उनको सजा होगी। नीदर गवर्नमेंट ऑफिशियल की कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई अमीर पर्सन है या फिर वो भले ही राष्ट्रपति ही क्यों ना हो या फिर कोई भी जो पर्सन है वो लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। चाहे वो किसी गरीब ने क्राइम किया हो, चाहे वो किसी प्रेसिडेंट ने क्राइम किया हो, उन सभी को जो सज़ा मिलेगी वो सेम मिलेगी। कोई भी पर्सन क्राइम और वायोलेशन जो है वो नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगर हम थोड़ा सा हम पुराने टाइम में जाएं, जो एशियंट इंडिया था, थोड़ा सा हम प्राचीन काल में जाएं, जो हमारा पुराना भारत था, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता था, ठीक है। देयर वर इनन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज, कि ये जो लोकल लॉज हुआ करते थे, जब तब के कानून हुआ करते थे, वो थोड़े से डिस्क्रिमिनेटरी हुआ करते थे। जैसा कि कुछ वहाँ पर हमें लोग देखने को मिलते थे, उनको तो बहुत सारे अधिकार दिए गए थे कि अगर उन्होंने वो क्राइम कर दिया तो उनको वो सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर वही पर्सन किसी गरीब पर्सन ने या फिर किसी लोअर कास्ट के पर्सन ने अगर वो क्राइम कर दिया तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सज़ा दी जाती थी, ठीक है। उनके जो पनिशमेंट उनको मिलती थी वो बहुत ही हार्ड मिलती थी। बट ये बात थी वो धीरे धीरे ये कॉलोनियल पीरियड में बदलने लगी। अभी ये कॉलोनियल पीरियड क्या है कि जब हमको गुलाम बनाया गया, जैसे कि हम पर अधिकार किया ना अंग्रेज़ों ने, अगर जब से इन अंग्रेज़ों ने हम पर अधिकार करना शुरू किया तब से ये जो कानून थे उन कानूनों को समान रूप से नहीं दिया जाता था। अभी हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेरी वॉज द रॉयल एक्ट, कि जो एक रॉयल एक्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। रॉयल एक्ट में होता क्या था कि रॉयल एक्ट के तहत कि जितने भी ब्रिटिश थे, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को सिर्फ शक के आधार पर क्या कर सकते थे, सिर्फ शक के आधार पर उनको जेल में बंद कर सकते थे। किसके आधार पर, सिर्फ शक के आधार पर। तो ये रॉयल एक्ट आया था, ये 10 मार्च 1919 में आया था। तो जो पंजाब के लोग थे इन्होंने क्या किया था, ये एक साथ होकर इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। और अप्रैल 10 2 लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, जो दो यहाँ पर इस आंदोलन के जो 2 लीडर थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफायुद्दीन किचलू, ठीक है। ये दोनों इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। इन दोनों को क्या कर लिया गया था, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, कि इन सभी जो भी इन्होंने ये गिरफ्तारियां की थी, ठीक है, इन जो अंग्रेज़ों ने, इसका प्रोटेस्ट करने के लिए एक पब्लिक मीटिंग रखी गई। कब, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग में, ठीक है, अमृतसर में। और इस दिन क्या हुआ था, जो जनरल डायर था वो वहाँ पर पार्क में आ गया अपनी जितनी भी बटालियन थी सेना के साथ, और उसने वहाँ पर जो गेट था वहाँ का, जो बाहर निकलने का गेट था, उसको बंद कर दिया और वहाँ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग, ठीक है, सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए और बहुत सारे लोग यहाँ पर जख्मी हो गए, जैसे कि बच्चे और वहाँ पर महिलाएं थी। तो ये क्या था, ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मारा काटा गया था जलियांवाला बाग में। मैसाकर जो भी वहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, ये 1919 में, 10 मार्च 1919 में। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो रॉयल एक्ट था, ये इसके तहत क्या होता था कि ये किसी को भी जेल में भेज सकते थे, ठीक है, किस बिना पर कि ये सिर्फ शक के, अगर इनको शक है तो उसको भेज देते थे। जो भी इनके खिलाफ क्या करता था, प्रोटेस्ट करता था, विरोध करता था। तो ये हमें क्या देखने को पता लग रहा है कि जो उस टाइम पर हमें कोई राइट नहीं दिया जाता था, ठीक है, उस टाइम पर कोई कानून नहीं था, जैसे कि आज हमें फंडामेंटल राइट दिया जाता है। जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि सबसे पहले जो हमारे भारतीय लोग थे, जितने भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी लोग थे, ठीक है, संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, उन्होंने इस बात का बड़े ही खास ध्यान रखा कि हमें जो कुछ पिछले टाइम में एक्सपीरियंस करना पड़ा है, अनुभव करना पड़ा है, कि जो हमें अधिकार हमसे छीन लिए जाते थे, उन अधिकारों को हम अपने नागरिकों को जरूर देंगे। जैसे कि उस टाइम पर वोटिंग का अधिकार भी नहीं था, सिर्फ 6% लोग ही उस टाइम पे पढ़े लिखे थे, तो ये सिर्फ कुछ लोगों को ही वोटिंग का अधिकार देते थे। तो अगर देश सभी का है तो सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो वो फिर बाद में उन्होंने सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किया था। सो इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट इट वॉज ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ द लॉ इन इंडिया। तो ये भी कहा जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, कि जिन्होंने हम पर राज किया था, उन्होंने ही ये जो कानून थे इनको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। वैसे तो चलो इनके शुरू में जो इनके जितने भी कानून थे वो हमारे साथ बड़े ही भेदभाव वाले कानून थे, जो कि इतिहासकार हैं उनके बीच में भी बड़े आपको डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। कई कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने नियम कानून लगाए थे, कई कहते हैं कि नहीं, ये जो हमारे भारतीय जो स्वतंत्र सेनानी थे, जितने भी
संघर्षकारी जो भी जितना उन्होंने भी संघर्ष किया, ठीक है, उन लोगों की वजह से ही हमें ये सब का कानून देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण देखने को मिलता है यहाँ पर, जैसे कि ब्रिटिश लॉ इन द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 कि 1870 में इन्होंने क्या किया था, 1870 में इन्होंने सेडिशन होता है ना, देशद्रोह का चार्ज की कि जो भी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी अंग्रेज सरकार के अगर कोई भी क्रिटिसिज्म करता है, आलोचना करता है, तो उनको कुछ बिना पूछे समझे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। सो इंडियन नेशनलिस्ट बिगेस्ट प्रोटेस्टिंग की जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने क्या किया, जितने भी वहाँ पर लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, उनके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उन्होंने खुलेआम क्या करना शुरू कर दिया, उनको उनकी आलोचना शुरू कर दी कि आप हमारे पर ये मनमानी से ये जो कानून है इसको लागू नहीं कर सकते। किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। किन्होंने? जो भारतीय आंदोलनकारी थे। इससे क्या हुआ, इससे हमें जो समानता थी, ठीक है, उसे लेने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा और ये बाद में हमें मिली भी। तो बाद में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत तक जो भारतीय इंडियन लीगल प्रोफेशन, ठीक है, जो भी भारतीय लोग लगे हुए थे कानून वाले प्रोफेशन में, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उन्हीं के कोर्ट में अपने हक मांगने शुरू कर दिए कि आप तो ये बड़ा ही गलत कर रहे हो, हमें भी हक चाहिए। तो इससे क्या हुआ, दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडियंस कि जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, ठीक है, उन्हीं के आधार पर हमारे भारतीय लोगों ने अपने हक मांगने शुरू कर दिए और अपने आप को बचाना शुरू कर दिया कि आपके कानून तो ये कहता है, तो आप ये कैसा कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इंडियन जजेस आल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस कि जो भारतीय जज थे उन्होंने भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करना शुरू कर दिया और यहाँ पर बहुत सारे रास्ते निकल आए जिससे हमें जो भारतीय लोग थे उन्होंने इस बड़े बदलाव को करने में बहुत ही अपना बड़ा योगदान दिया। किसमें? कॉलोनियल पीरियड में, विद अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, ठीक है, जब हमने इसको अडॉप्ट कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कल हमने देखा था ना, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जो नियम कानून होते हैं वो वही बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे कंट्री के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए, जैसा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था। और एक कानून जैसे कि आपको देखने को मिलता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब आपको ये बात पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए कि हमने ये प्रीवियस क्लासों में हमने ये पढ़ा था, जो प्रीवियस हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं कि ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था ये 2005 में जब इसको अमेंड किया गया था तो इसके अनुसार क्या था कि जो भी उसके पति के डेथ के बाद जितनी भी जो प्रॉपर्टी होगी वो किन किन लोगों में बांटी जाएगी, जो भी वहाँ पर उनके डॉटर होंगी या फिर मदर होंगी या फिर उनके जितने भी बेटे या बेटियां होंगी उन सभी में ये बराबर बराबर बांटी जाएगी। जैसा कि आपने पहले देखा था कि ये जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो सिर्फ उनको कह दिया करते थे नहीं नहीं ये तो सिर्फ लड़के की प्रॉपर्टी है, लड़की की नहीं है। तो ये भी हमें ये जैसे कि ये भी तो कानून के माध्यम से ही हो पाया है। तो ये जो नए कानून है ये हमारे यहाँ पर आते कैसे हैं, तो जो हमारी पार्लियामेंट है हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। तो कल हमने पढ़ा ही था कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो कानून बनाने में बहुत ही मदद करती है, वहीं से हमारे कानून बन के आते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, नीड फॉर अ पार्टिकुलर लॉ, वो हमें बताती हैं कि हमें इस कानून की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि हमारे इस सोसाइटी में इस कानून की ज़रूरत पड़ रही है तो वो वहाँ पर वो मुद्दा उठाते हैं और वो कानून बनता है। जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल की जो भी समस्याएं लोगों के द्वारा फेस की जाती हैं। तो यहाँ पर एक हम स्टोरी पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो कानून होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पर एक कानून बनाया गया था, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो होता क्या है। कि डोमेस्टिक वायलेंस ये होता है कि जब भी हम किसी भी महिला के साथ मार पिटाई की जाती है किसी घर में, अडल्ट मेल जो पर्सन होगा वहाँ पर, वुमेन कैन आल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिकल अब्यूज़। तो उससे ये सभी क्या है, ये सभी डोमेस्टिक वायलेंस है। तो इसके लिए जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये बना था, ठीक है। टर्म डोमेस्टिक इट इंक्लूड ऑल वुमेन, तो ये सभी वुमेन्स पर ये जो लागू होता था इसको लागू करवाया गया था। तो जिसके कारण ये जो घरों में जो हिंसा होती है महिलाओं के साथ उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे अक्टूबर 2000 की न्यूज़ है ये। साजिया, डिड यू रीड टुडे न्यूज़पेपर, इज़ नॉट इट ग्रेट डे फॉर अ वुमेन। कि ये जो साजिया नाम की एक यहाँ पर महिला है, तो इनको कोई अखबार पढ़ के सुना रहा है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही ग्रेट डे है, जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, नॉट जस्ट अ वुमेन, कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन, ये तो सभी के लिए बेनिफिशियल है, कि सभी के लिए है। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम, कि ये बहुत ही लंबा समय लग गया, ठीक है, इस कानून को पास होने में।
कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पर काम करते थे और उनकी जो जर्नी थी, हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास, की वो तब से इनकी जो जर्नी थी वो शुरू हुई थी। अब बात करते हैं अप्रैल 1991 की, अ टिपिकल डे इन देयर ऑफिस की, इनके ऑफिस की बात है। आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फॉर, एज फील सो अशेम्ड, आई फील सो अशेम्ड, आई कैंट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, बट आई हैव नाउ वेयर टू गो। ये क्या कह रही हैं कि मुझे ना आपकी एडवाइस की ज़रूरत चाहिए। ये शायद वकील के पास गए होंगे कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे ना बस मारते पीटते रहते हैं, अभी तक मैंने तो किसी को बताया नहीं है, मुझे बहुत ही शर्म आती है, तो मैं जाऊँ कहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई जगह ही नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक और महिला है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड, कि मुझे जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, ये सभी मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, और मेरे पास ना कोई पैसे का जरिया है, तो वो तो मुझे जब मर्जी क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं घर से। आई डू नॉट वांट टू गो द पुलिस, कि यहाँ पर मैं ना पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस, कि मैं बस चाहती हूँ कि ये जो वायलेंस है, ये जो हमारे घर में मार पिटाई होती है वो रुक जाए। तो ये क्या समझ, हमें ये देखने में समझ आ रहा है कि इनको परवाह भी है एक साइड पर कि हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, बस ये जो लड़ाई झगड़ा है वो खत्म हो जाए। आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट, कि मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, कि मुझे वो घर से निकाल दें, कि मैं आई एम लिविंग इन, जहाँ पर मैं रह रही हूँ। तो यहाँ पर एक और है, वो कह रही है कि अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन, कि यहाँ पर जो भी कोई भी कानून बनाए जाते थे तो उस टाइम पर कोई कानून था नहीं, कि अगर कोई था तो वो क्या कहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस की वो सिर्फ थोड़ी बहुत ही मार झगड़े की बात करके उसका कोई ज़्यादा केस बनता नहीं था। तो इन्होंने कहा कि हमें ना एक नया कानून लाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कुछ करते हैं। तो 1990 के बाद यहाँ पर एक न्यू लॉ वाज रेज्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म, कि यहाँ पर बहुत अलग अलग फॉरम पर एक नए लॉ कानून की मांग होने लग गई। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पब्लिक हियरिंग, यहाँ पर चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सर्वर वुमेन, कि हमने बहुत सारी महिलाओं की बातें सुनी हैं और हमने महिलाओं को देखा है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, कि उनको जो उनके साथ जो मार पिटाई होती है उनके लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग एज अ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफन टेम्पररी लिव, कि हमें एक नया सिविल लॉ, एक दीवानी कानून चाहिए जिससे ये जो इशू है वो ख़त्म हो जाए। तो 1999 में एक लॉयर थी, ठीक है, कलेक्टिव लॉयर ग्रुप ऑफ लॉयर्स थे, ठीक है, इनके समूह ने क्या किया, और लॉ स्टूडेंट और बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, इन्होंने एक बिल लेकर आए, ठीक है, ये क्या लेकर आए, एक बिल लेकर आए। तो इस बिल को हर जगह बांटा गया। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। तो यहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो यहाँ पर कितने भी अगर फिजिकली मार पिटाई होती है या फिर इकोनॉमिकली या फिर सेक्सुअली या फिर वर्बल या फिर इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है वुमेन्स को, उनके खिलाफ ये सभी डोमेस्टिक वायलेंस है, तो इन सभी को रुकना चाहिए। और इस द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन अ शेयर डोमेस्टिक स्पेस, की कोई भी महिला है कहीं पर भी रह रही है, ये लॉ उन सभी को कवर करना चाहिए। और यहाँ पर एक और महिला है, वो कह रही हैं कि हाँ उनको थोड़ी बहुत मॉनेटरी हेल्प भी देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। द वुमेन मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, की ये जो महिला आंदोलन है, यहाँ पर एक नए कानून की ज़रूरत है जो कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस से, जो घरेलू हिंसा होती है, उससे बचाए। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इन अ पार्लियामेंट सून, कि जो सरकार को चाहिए कि ये जो कानून है ये उस संसद में जल्दी ही पेश करें। फाइनली यहाँ पर 2002 की बात हो रही है कि जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हो गया पार्लियामेंट में, ये बड़े खुश हैं। दिस बिल हैज नॉन ऑफ वट वी हैव बीन सजेस्टिंग, पर जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जो हमने पढ़ा था, जो हमने बताया था, ठीक है, जो हमारी मांग थी, इस बिल में तो वो कुछ है ही नहीं, ठीक है, कि दिस बिल हैज़ नन ऑफ वट वी हैव बीन सजेस्टिंग, कि जो हम सजेस्ट कर रहे थे वो बातें तो लिखी नहीं हुई हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस बिल का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और हमें एक ऑनलाइन पिटीशन है जो वो स्टार्ट करनी चाहिए। फिर सर्वल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर बहुत सारी जो वुमेन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, इन्होंने एक सबमिशन, इन्होंने वो बनाया, सबमिशन बनाया। इसके बाद क्या हुआ, एस्टीम्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज्ड, कि ये जो प्रेजेंट बिल आपने बनाया है इस पर हमारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, आपको थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। वी डू नॉट एग्री द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड, कि हम इसको सहमति नहीं है इससे। द लॉ नीड टू बी प्रोवाइड फॉर अ टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, कि इस कानून में ये भी होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी भी हमें मिलनी चाहिए। और यहाँ पर 2009 की कॉन्फ्रेंस हो रही है। व्हाट इज दिस न्यू लॉ, कि नया कानून क्या है। द लॉ इज फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन राइट टू अ वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ अ
डोमेस्टिक वायलेंस। कि इन्होंने कहा कि जो लॉ है, उन्होंने कहा कि ये पहला कानून है जिसमें हमारी सभी बातों का इसमें ध्यान रखा गया है और इसमें क्या डिस्कस किया गया है कि जो वायलेंस की डेफिनेशन अच्छे ढंग से सभी अच्छी बातों को इसमें जो भी बातें हमने मांग रखी थी उसको समझाया गया है। दिस इज अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन। कि ये जो सिविल लॉ है, ये जो दीवानी कानून है, ये बहुत ही लाखों महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जैसे कि वाइफ्स होगी, मदर्स होगी, डॉटर, सिस्टर या फिर और भी जितने सारे पीड़ित लोग थे, इन सभी के लिए ये जो कानून है वो क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। सो दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। कि ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लॉ है ये बहुत ही अच्छा कदम है, बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस। कि अगर उनके साथ अभी भी मार पिटाई होगी, हिंसा होगी, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और जो महिलाएं होंगी उनको मॉनेटरी रिलीफ भी दिया जाएगा। ठीक है। सो नाउ बिगन अनदर लॉन्ग जर्नी। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स। कि अभी इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लास्ट में ये बात कर रहे हैं कि हाँ अब कानून तो चलो बन गया है, अब इसको गवर्नमेंट इन्फोर्स करने का भी काम करे। तो हमें ये देखने को मिला कि दिसंबर 2002 में जो एक कमेटी सबमिट की गई थी राज्यसभा में, और इसको लोकसभा के सामने भी रखा गया था बाद में, जब राज्यसभा से पास करवाने के बाद फिर यहाँ पर एक नया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 2005 में। ठीक है। इसको पास करवाने के बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया था, जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तभी वो जो बिल होता है वो कानून बनता है। उस प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ये 2006 में, ठीक है, 2006 में इस कानून को लागू करवा दिया गया था। यहाँ पर एक और बात कही हुई है कि जो महिलाओं को कहता है कि पीड़ित नहीं कहना चाहिए, वो सर्वाइवर होती हैं। ठीक है, सर्वाइवर हैं तो उनको इसलिए सर्वाइवर कहना चाहिए क्योंकि इतने सारी समस्याओं को देखने के बाद भी वो जी रही होती हैं, बहुत सारी उन्होंने समस्याएं देखी होती हैं, तो इसलिए उनको पीड़ित नहीं कहना चाहिए। इन्होंने एक बात कही हुई है। तो यहाँ पर हमें ये देख के पता लगा कि जो हमारे रोल ऑफ सिटीजन कितने क्रूशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, कि जो कानून बनाने में सिर्फ पार्लियामेंट के लोग ही नहीं मदद करते, हम भी करते हैं। कि हम भी बहुत सारे, हमारी वजह से ही तो ये कानून बनाए जाते हैं। तो जितने भी वहाँ पर लोग बैठे होते हैं उनको भेजा भी तो हमने ही होता है, तो इसलिए वो जो कानून बनाते हैं वो हमारे लिए ही बनाते हैं, और इसमें सिटीजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो कानून नहीं बनाएंगे तो हम उनको अगली बार चुनकर भेजेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास वोट पावर है। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज क्रूशियल एलिमेंट। की आपने अभी देखा ऊपर कि जितने हमने पढ़ा कि 1 स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक जो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, कि जो लोग हैं वो बहुत ही इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया। जैसे कि ये जो वॉइस थी लोगों की वो कहाँ कहाँ से पहुँचाई जा सकती थी, जैसे कि टीवी रिपोर्टर्स, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स की, ये सभी करने के बाद ही जो हमारे पार्लियामेंट ने वो लॉ पास किया था। अभी आपको याद भी होगा कि जो रोजा पार्क्स नाम की एक लेडी थी 1955 में, ठीक है, उनके साथ भी थोड़ा सा भेदभाव किया गया था कि जो वहाँ पर रिजर्व सीट रखी जाती थी ना, जो वहाँ पर वाइट पर्सन्स होते थे, तो वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला था कि उन्होंने वो सीट देने से मना कर दिया था दिसंबर 1955 में, और लास्ट में जाकर फिर वही अगर उन्होंने ना मना किया होता तो आज उनको ये जो सिविल राइट्स एक्ट वहाँ पर जो लाया गया था 1964 में, वो उस टाइम पर ना लाया गया होता यूएसए में। आपको याद होगा, हमने ये प्रीवियस चैप्टर में किया था। सो अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, कि कई कानून ऐसे होते हैं कि जिनको पास करवाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, वो थोड़े से अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल लॉ होते हैं। अभी इनके एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली की संवैधानिक तौर पर तो वो ठीक होते हैं, बट वो लीगल भी होते हैं, फिर भी वो ज़्यादा अनपॉपुलर होते हैं और उनको लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और लोग क्या करने लग जाते हैं, लोग उन कानूनों की आलोचना करने लग जाते हैं, क्रिटिसाइजिंग दिस लॉ। होल्ड पब्लिक मीटिंग करने लग जाते हैं लोग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, टीवी न्यूज़ की सभी पर ये जो न्यूज़ होती है वो दिखाई जाने लगती है। तो हमारी डेमोक्रेसी में लाइक आर्स सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। की कई बार जो सिटीजन्स होते हैं कुछ कानूनों को नहीं मानते, ठीक है, और उनका विरोध करने लग जाते हैं। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास्ड, कि जब लोगों को लगता है कि गलत कानून पास कर दिया गया है, तो लोग क्या करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जिनके कारण उनको जो पार्लियामेंट मजबूर हो जाती है कि उनको वो जो कानून है वो चेंज करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल वेरियस म्यूनिसिपल लॉज, जैसे कि हमने वो भी देखा था ना मार्केट्स वाले चैप्टर में, कि जो कुछ लोग होते हैं वो जो स्ट्रीट
जो गलियों में जो जिन्होंने दुकानें खोली होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो सामान बेच रहे होते हैं, ठीक है। आपने कई बार बाजार में भी जाते हैं तो सड़कों पर आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाती हैं जो साइड पर लगी होती हैं। हालांकि वो इलीगल हैं, पर क्या उनको कमाई करने का अधिकार नहीं है? अगर वो कमाएंगे नहीं तो वो फिर खाएंगे कैसे, ठीक है। उनके घर में भी बहुत बड़ा परिवार होता है उनका भी, तो वो कैसे करेंगे? तो जो म्यूनिसिपल लॉज है वो क्या क्या कहते हैं कि जो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर कोई भी वहाँ पर जो रेडी वाले या फिर फेरी वाले होते हैं वो दुकानें नहीं खोल सकते, ठीक है। अपनी छोटी मोटी जो भी मूवेबल जो भी उनकी शॉप्स होती हैं वो नहीं खोल सकते। तो इससे क्या होगा, इससे उन लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी तो जा रही है, तो ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी गलत है, तो ऐसे कानून भी सरकार को नहीं बनाने चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इस तरह के लॉ को ही हम कंट्रोवर्शियल लॉ कहते हैं। तो हमारा जो काम है एज अ सिटीजन, तो वो क्या काम है कि क्या हम सिर्फ अपने जो सरकारें हैं सिर्फ उनको चुनकर छोड़ दें और हमारा कोई काम नहीं है? हमारे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि अगर हमने जो जितने भी हमने प्रतिनिधि है, एमपीज़ हैं, सांसद हैं, उनको चुनकर भेज दिया है, उसके बाद हमने उनके कामों को भी देखना है, ठीक है। उनके कामों को स्टडी करना है कि अच्छा ये काम उन्होंने किया है, कितने अच्छे तरीके से किया है। अगर नहीं किया तो हम उनकी क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जैसा कि आपको पता है डेमोक्रेसी में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, तो जितनी ज़रूरत है आपको उनका क्रिटिसिज्म करना चाहिए, जिससे कि उनके दिमाग में ये बात रहे कि अगर हमने इस बार ये काम अच्छे ढंग से नहीं किया तो अगली बार हमें जो लोग हैं वो भेजेंगे नहीं चुनकर। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। तो आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो चैप्टर था बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हमने कानूनों के बारे में पढ़ा। तो हमारे कानून है ऐसे ही बनाए जाते हैं, लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है अगर उनको लगता है कि ये जो कानून है वो अच्छे ढंग से नहीं बनाए गए हैं। और आपको पता ही है कि ये जो कानून होते हैं लोगों की सहमति, जितने भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं उन सभी की सहमति चाहिए होती है। तो आप ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कि जो कोई गलत कानून है वो पार्लियामेंट से पास किया भी जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर था। उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें पूछ सकते हैं और आप हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।